हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों आज है 26 जून 2021 और हम लोग करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों दिन था जून 25 1975। इंडिया की डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, इंडिया के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी की सरकार ने इंडिया में इमरजेंसी को लागू किया था। तो उस कहानी में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन में, इंडिया में जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं वो कौन सी कंट्री लिए गए हैं। आपको तीन ऑप्शन देता हूं, यूएसए, जर्मनी और यूके। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे। इसके अलावा एक और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आप मुझे आंसर बताओगे कि इंडिया के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी के साथ डील करता है। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं। आई होप इसमें पार्टिसिपेट करोगे और आप मुझे आंसर भी बताओगे। चलिए अगली न्यूज़, फिर वो रोज का न्यूज़ का है। ये ट्विटर के साथ इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके साथ इशू चल रहे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले आईटी रूल्स के अंदर चेंज किया था और नए रूल्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर कुछ प्राइवेसी को लेके इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के साथ इशू चल रहा है। ट्विटर के साथ इशू थोड़ा सा ज़्यादा खिंच गया है, क्योंकि ट्विटर ने उन रूल्स को मानने से मना कर दिया है। लेकिन फिर से यह कंट्रोवर्सी में था, क्योंकि हमारे भैया जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के है ना, रविशंकर प्रसाद जी, इनके ट्विटर के हैंडल को 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया था। और लॉक करने के पीछे रीजन जो है वो बताता हूं आपको। क्योंकि इन्होंने 2017 में, मतलब 3 साल पहले, इन्होंने एक इंटरव्यू की क्लिप अपने ट्विटर पोस्ट पे डाली थी। उसके बैकग्राउंड में एक सॉन्ग चल रहा था, ए आर रहमान का सॉन्ग चल रहा था। और क्योंकि ए आर रहमान के उस सॉन्ग के कुछ राइट्स, मतलब जो कॉपी राइट्स होते हैं, वो टी सीरीज के पास थे। तो जब उन्होंने कॉपीराइट की क्लेम डाला तो उसको ट्विटर ने उसके ऊपर रिएक्शन लेते हुए इनके अकाउंट को लॉक कर दिया, क्योंकि ट्विटर ने कहा कि ये जो कॉपीराइट का वायलेशन आपने किया है, दिस इज अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन लॉ। अमेरिकन लॉ है एक, जिसे कहा जाता है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। तो उसके अंडर में हम आपके इस अकाउंट को लॉक कर रहे हैं। तो इनका अकाउंट 1 घंटे के लिए लॉक हो गया था। तो बीजेपी वालों को कहना है कि आप किसी को पर्टिकुलर को टारगेट कर रहे हो। लेकिन आपको एक और बता दूं, शशि थरूर जो पार्लियामेंट्री पैनल कमेटी के इस टाइम पे चेयरपर्सन है, पार्लियामेंट्री पैनल कमेटी जो इन नए आईटी रूल्स के लिए बनाई गई है, वो उसके चेयरपर्सन है। पार्लियामेंट्री पैनल कमेटी में जो है अपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर वहां पे होते हैं, ठीक है। उनके अकाउंट को भी लॉक कर दिया गया था, पहले भी किया गया था, अभी भी किया गया है। तो ये अकेले पर्सन नहीं है, पास्ट में भी कई सारे लोगों के अकाउंट को हैक कर दिया, मतलब लॉक कर दिया गया था। हमारे वाइस प्रेसिडेंट के अकाउंट को लॉक कर दिया गया था। कई आरएसएस के बड़े लीडर्स, उनके अकाउंट को भी लॉक यहाँ पे कर दिया गया था। तो ट्विटर के साथ झगड़ा अभी काफ़ी ज़्यादा खींच चुका है। ट्विटर कहता है कि जो नए आईटी रूल्स हैं, ये जो मतलब जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है, ये राइट टू प्राइवेसी को जो है वायलेट करते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं मानूंगा। क्योंकि सरकार ने कहा था कि जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनको जो है इंडिया के अंदर 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक कंप्लायंस ऑफिसर को करना पड़ेगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को करना पड़ेगा, और एक नोडल ऑफिसर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सके अगर ये मतलब प्लेटफॉर्म कुछ गलत करते हैं तो। लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। यह इशू थोड़ा और चलेगा, लेकिन जिस दिन कोई अच्छा सा एडिटोरियल आएगा उस दिन इसको करने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए अगली जो न्यूज़ है वो हम लोग करने वाले हैं। देखिए ये कोई खास न्यूज़ नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है वैसे तो, बट स्टिल फिर भी क्योंकि हम लोग, हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है तो पता होना चाहिए। कोविड पैंडेमिक के टाइम पे हर स्टेट के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। दिल्ली के अंदर भी किल्लत हो गई थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि केस आ रहे थे। तो केजरीवाल की सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो सेंटर से काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था जिसके अंदर 5 मेंबर थे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो इतनी ऑक्सीजन की डिमांड की गई थी, एक्चुअली उतनी रिक्वायर्ड नहीं थी। कम से कम 4 गुना ज्यादा इन्होंने अपनी ऑक्सीजन की डिमांड को बताया है। क्योंकि इन्होंने इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बताई है, तो सेंटर को काफी ऑक्सीजन दिल्ली की तरफ डाइवर्ट करनी पड़ी, जिसकी वजह से दूसरे स्टेट्स के अंदर जैसे यूपी, राजस्थान, हरियाणा वगैरह के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ये पूरे का पूरा पैनल जो है, इसकी ये फाइंडिंग है। इस पैनल के अंदर 5 मेंबर थे,
2 मेंबर ने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 3 मेंबर ने बोला नहीं ऐसा ही है। तो ये पैनल को लेके भी अभी क्वेश्चन उठ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डाल रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कोई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये कोई खास इधर न्यूज़ नहीं है, इसे हम टोटली इग्नोर कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ आती है वो एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके। देखिए कुछ टाइम पहले, 3-4 दिन पहले हम लोगों ने चाइना के साथ इंडिया का रिलेशनशिप की बात की थी, जिसमें हमने कंपेयर किया था कि कैसे चाइना अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, कैसे वो नए नए वेपन्स को क्रिएट कर रहा है, कैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में वो इतना ज़्यादा सीरियस है। देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया, देखिए पहले दिखा देता हूँ आपको एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। ये होता है जी, एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत बड़ा शिप होता है, जहाज होता है, जिसके ऊपर जो है ये देखिए छोटे छोटे जहाज होते हैं, ये जेट इंजन जेट होते हैं छोटे छोटे, है ना। तो ये पानी में चलता रहता है, महीनों सालों दर पानी में चलता रहता है, और इनको यहीं पे रिफ्यूलिंग किया जाता है। अगर लड़ाई का माहौल बनता है कभी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अटैक कर सकते हो। तो इसके ऊपर यहाँ से जहाज जो है टेक ऑफ भी कर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग भी हो सकती है। बहुत बहुत बड़े जहाज होते हैं ये, दिखने में पिक्चर में छोटे लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं। तो डिफेंस के मामले में अगर कोई सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है तो वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर की ही टेक्नोलॉजी होती है। आज के समय में इस दुनिया में लगभग 22 के लगभग जो है एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो अभी सर्विस में हैं, जिनमें से अमेरिका के पास 11 हैं, इंडिया के पास 1 है, ठीक है, जो रशिया से हम लोगों ने लिया हुआ है वो भी विक्रमादित्य है, अभी वो रिपेयर के लिए गया हुआ है, 2022 तक आएगा वो। चाइना के पास अभी 2 हैं, चाइना 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप थोड़ा देख सकते हो ये कि अमेरिका के पास कितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भैया दुनिया के हर समंदर में घूमते हैं, अटलांटिक ओशन में घूमते हैं, साउथ चाइना सी में घूमते हैं, पैसिफिक इंडियन ओशन, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हर जगह घूमते रहते हैं, क्योंकि अमेरिका ने हर जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हर जगह पर उनकी प्रॉपर्टी है, हर जगह पर उनके बिजनेस सेटअप हैं। तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज करता है। इसलिए अमेरिका को कहा जाता है कि वो दरोगा है दुनिया का, है ना, इसलिए कहा जाता है। तो इंडिया ने जो है, आपको पता है कि हमारे पास अभी सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर जो रशिया से लिया था। इंडिया अभी अपना एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट भी बनाना चाहता है, जिसका नाम है INS विक्रांत। ये बन के तैयार हो जाएगा अगले साल तक। इंडिया पिछले लगभग 12-15 साल से इसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यार एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो लेट्स होप ये जल्दी बन के आए, 2022 का इसका टारगेट है कि इंडिया में शायद ये आ जाएगा। इंडिया की जो एक नेवल पावर है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये एक हमारे डिफेंस के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अंडर में इंडिया वेपन्स वगैरह के ऊपर डिपेंड चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रोड्यूस करूं और दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर कम डिपेंडेंट रहूं। लेकिन हमारे डिफेंस पार्टनर में अगर आप देखो तो इजराइल है, रशिया है, फ्रांस है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग वहाँ से हथियार वगैरह खरीदते हैं, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ है, ये है वैसे तो लोकल न्यूज़ है, लेकिन कई बार प्रीलिम्स वगैरह में इस तरह के फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है सूरत को। देखिए स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सर्विस डिलीवरी के लिए आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी गवर्नेंस इंप्रूव होती है, समझ रहे हो। जैसे आपकी सिटी में भी शायद ये सिस्टम हो सकता है कि अभी आजकल ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत कम खड़े होते हैं, सीधा आपका रेड लाइट पे ना कैमरा लगे होते हैं। अगर आप रेड लाइट को जंप करते हो या आप मोबाइल फोन पे बात कर रहे होते हो तो वो CCTV से आपके डायरेक्ट पिक्चर ले लेता है और आपके घर पे ही चलान आ जाता है। ये स्मार्ट सिटी का ही कॉन्सेप्ट है, जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हो। तो इस तरह का यूज ना बहुत सारी चीजों में किया जा सकता है। राशन कार्ड, राशन की डिलीवरी के लिए किया जा सकता है, लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए किया जा सकता है, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत सारी जो चीजें होती है ना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, वहां पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। तो सूरत इसमें अभी नंबर 1 है, ठीक है। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट हैं इसके कि वो कैसे डेटा बेस्ड एविडेंस का यूज करके जो है वो डिलीवरी करते हैं चीजों की, ठीक है। तो वो इसको लेकर सूरत को अभी अवार्ड मिला है, ठीक है। दूसरी सिटी भी हैं लेकिन हमें तो फर्स्ट का ही पता होना चाहिए। बाई चांस अगर प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो दैट वुड फेच यू एटलीस्ट 2 मार्क्स, ठीक है। ये एडिटोरियल कोई खास नहीं है, वही J&K को लेके जो इशू चल रहे हैं वही है, बार बार रिपीट हो रहा है। प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा है इमरजेंसी के बारे में, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर हैं तो डेफिनेटली ये तो अपनी पार्टी के बारे में ही बात करेंगे, दूसरे को ना गालियां मार देंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। मनीष तिवारी जी ने भी जो है इमरजेंसी के बारे में लिखा है, ये भी कांग्रेस के लीडर हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल एडिटोरियल हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये भी एक सुशील कुमार मोदी जी जो है BJP के स्पोक्स पर्सन है बिहार के अंदर, तो ये भी पूरा पॉलिटिकल एडिटोरियल है, तो इसको करने का कोई मतलब नहीं है। एक एडिटोरियल है यहाँ पे ये केरला वाला जो शानदार है, इसकी हम लोग डेफिनेटली अभी एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग
जो है एक दो दूसरी न्यूज़ कर लेते हैं, बाद में एडिटोरियल के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखिए ये हम लोगों ने 2-3 दिन पहले भी किया था कि पाकिस्तान को लेके इशू चल रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो पेरिस में बेस्ड है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। अभी भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आया है, क्योंकि एंटी मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग वाले केस में अभी भी बोला गया है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। जितना एफर्ट पाकिस्तान को लेना चाहिए था उतना उसने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों का बड़ा मेंशन किया गया है। जैश ए मोहम्मद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, इसके चीफ हैं अजहर मोहम्मद, और एक है लश्कर ए तैयबा, इसके फाउंडर है सईद अजमल सईद, ठीक है। और ये है जकीर रहमानी लखवी। तो ये भैया यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, ये इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान इनको अरेस्ट नहीं कर रहा है, इनके एसेट्स को सीज नहीं कर रहा है, इनको लगातार फंडिंग कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर दोबारा से रखा गया है, उसको किसी तरह का एग्जाम्पशन नहीं मिला है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पता होना चाहिए कि एफएटीएफ का फंक्शन क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका मेन फंक्शन होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिस्ट फंडिंग। एग्जाम में चारों स्टेटमेंट में से आपसे पूछ सकता है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगला जो न्यूज़ है वो हमारे पड़ोसी से है। इंडिया चाइना के बीच में टसल चल रहा था, सबको पता है। ये देखिए, ये जो रेड डॉट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये तो कल वाला कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। जो रेड डॉट आपको ये लाइन दिखाई दे रही है भैया, ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये ब्लू लाइन है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ LOC जो है वो पाकिस्तान के साथ है, और LAC चाइना के साथ है, ठीक है, कंफ्यूज मत हुआ करो। तो ये है LAC, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है पेंगोंग सो लेक, इसका 30-40% पार्ट इंडिया में है, बाकी वो है पेंगोंग सो लेक में है। तो पेंगोंग सो लेक ऐसी है जिसके मिड बीच में से LAC पास होती है, और यहाँ पे है गलवान वैली, जिसको लेके इशू हुआ था। यहीं पे हमारे 20 सोल्जर्स मारे भी गए थे। तो चाइना और इंडिया के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ था कि आप अपने सोल्जर्स को वापस लेके जाओगे, हम अपने सोल्जर्स को वापस लेके जाएंगे, लेकिन चाइना आपको पता ही है कि अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता है। तो अभी भी चाइना के बहुत सारे सोल्जर्स यहीं पे बने हुए हैं, जिसको लेके हम दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है। तो अभी नई बातचीत शुरू होने वाली है, उसके बारे में ही ये पूरा एडिटोरियल है। देखिए, इंडिया चाइना के बीच में 1993 में अग्रीमेंट हुआ था, और 1996 में भी हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि हम LAC को रिस्पेक्ट करेंगे, LAC को मानेंगे, और अपनी फोर्सेस को उससे पीछे रखेंगे, और इस बॉर्डर वाले एरिया में हम मिलिट्री की प्रेजेंस मिनिमम लेवल पे रखेंगे, जिसका भी वायलेशन किया जा रहा है। तो इंडिया चाइना को बोल रहा है कि देखिए भैया, 1993 में 96 में जो अग्रीमेंट हुआ था, प्लीज आप उसको फॉलो कीजिए। चाइना कहता है यार, तुम लोग जो LAC की बात कर रहे हो वो कहाँ है LAC, मैं तो उसको मानता ही नहीं हूं। अरे उसको फॉलो तो मैं तब करूंगा ना जब मैं LAC को मानूंगा। तो ना चाइना LAC को मानता है, और ना ही वो कर रहा है, मतलब थोड़ा बदमाश टाइप का बच्चा है, एकदम बुली करता है वो अपने नेबर्स को, ठीक है। तो वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। चलिए जी, अगली जो न्यूज़ आती है वो एक बढ़िया न्यूज़ है। ये डेफिनेटली प्रीलिम्स में आपके काम आ सकती है, और मेंस में भी कहीं ना कहीं एग्जांपल देने के लिए काम आ सकती है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने लीडार टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, किस चीज़ के लिए? देखिए, जब भी जंगलों वगैरह में, फॉरेस्ट एरिया में पानी की किल्लत हो जाती है, यहाँ पे फूड की किल्लत हो जाती है, तो जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट्स के अंदर घुस जाते हैं, गांव शहरों वगैरह में घुस जाते हैं। तो एनिमल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट होता है। उससे बचने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसे कहा गया है लीडार बेस्ड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। लीडार का मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि कौन से फॉरेस्ट एरिया में पानी की किल्लत है, कहां पे सोइल के अंदर मॉइस्चर कम है, कहां पे फूड की किल्लत है। अगर ये पता चलेगा तो उस इशू को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो अगर फॉरेस्ट एरिया में हमें फूड की, अगर हम लोगों ने वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी करवा दी, तो इसका मतलब वहां के जो जानवर हैं वो ह्यूमन एरियाज में नहीं आएंगे, और मैन ह्यूमन कन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। तो उसके लिए ये लीडार टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इंडिया में 10 स्टेट्स के अंदर में, 10 स्टेट्स के अंदर में इसको अभी अप्लाई किया गया है। उनके फॉरेस्ट एरिया की मैपिंग की गई है लीडार टेक्नोलॉजी का यूज करके। आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश वगैरह में आने वाले समय में इसको हम लोग दूसरे स्टेट्स के अंदर भी लेके जाएंगे। तो एक शानदार टेक्नोलॉजी है, ठीक है भैया। देखो, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी का ही आप यूज़ करोगे, और तभी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखिए, मॉडर्न प्रॉब्लम्स तो मॉडर्न सॉल्यूशंस है कि नहीं। चलिए, एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड एक और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ही एक और बड़ा शानदार एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आया है आज, अबाउट द टाइगर्स। देखिए, उत्तराखंड की सरकार ने अभी डिसाइड किया है कि वो कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी
नेशनल पार्क को, जो कि टाइगर रिजर्व भी हैं, वो टूरिस्ट के लिए 12 महीने ओपन करने वाले हैं। समझ रहे हो? पहले ये दोनों नेशनल पार्क, कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क, मॉनसून के समय में बंद रहते थे। अभी सरकार इनको टूरिज्म के लिए ओपन करने वाली है 12 महीने। तो इसको लेके थोड़ी सी यहां पे कंट्रोवर्सी है। तो एक तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए कि कॉर्बेट और राजाजी कौन से स्टेट के अंदर हैं, उत्तराखंड के अंदर हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक और बताओगे कि एक नेशनल पार्क का नाम बताओगे उत्तराखंड में, किसी भी नेशनल पार्क का अपार्ट फ्रॉम दीज टू। ठीक है, दैट इज माय क्वेश्चन फॉर यू। चलिए, अब इसको लेके जो है लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मूव को कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। उन्होंने का कहना है कि अगर आप ऐसा करोगे तो टाइगर की ब्रीडिंग के ऊपर फर्क पड़ेगा, टाइगर की पॉपुलेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। क्योंकि एक जनरल बिलीफ ये कहता है कि मॉनसून के दौरान टाइगर ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइगर साल भर बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, साल भर बच्चे पैदा करते हैं, मॉनसून के टाइम पे नहीं करते। इवन एलिफेंट्स भी साल भर बच्चे पैदा करते हैं। तो ये मानना कि मॉनसून के दौरान अगर आप टूरिज्म ओपन कर दोगे तो टाइगर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ये बिल्कुल ही फॉल्स आर्गुमेंट है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जब इनकी पॉपुलेशन पे फर्क नहीं पड़ता तो सरकार जो है उसको बंद क्यों करती थी मॉनसून के दौरान? इसका जो रीजन है वो एनिमल्स नहीं है, इसका रीजन से ह्यूमंस हैं। देखिए, मॉनसून के दौरान बारिश होती है बहुत ज्यादा, और ये हिमालयन स्टेट्स हैं, यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत स्पीड के साथ होता है। तो एक्सेस नहीं कर सकते आप इंटरनल एरियाज को, है ना। पानी भर जाता है, फ्लड आ जाता है, सड़कें डूब जाती हैं। तो एक्सेसिबिलिटी इज द मेन इशू एक्चुअली, इसी लोग पार्क को बंद किया जाता है। दूसरा रीजन है, मतलब इसमें एक और चीज यहां पे बता रखी है, ट्रॉफी हंटर्स। ट्रॉफी हंटर का मतलब ये होता है कि जो लोग एनिमल्स का शिकार करते हैं एंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए रादर देन उनको बेचने के लिए। मॉनसून के दौरान ट्रॉफी हंटर्स भी अवॉइड करते हैं जंगलों को, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी होती है, मड हो जाती है, रेत हो जाता है, वहां पे फ्लड आ जाती है, पानी भर जाता है हर जगह पे। ट्रॉफी हंटर्स भी मॉनसून के समय में अपनी एक्टिविटी को अवॉइड करते हैं। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए पहले होते थे ना, राजा महाराजा लोग अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जंगल में लेके जाते थे, चलो आज शेर का शिकार करेंगे, हिरण का शिकार करेंगे, उसको बोलते हैं ट्रॉफी हंटिंग। आज भी वो प्रेवलेंट है कई सारे जगह पे। ठीक है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ड्राई सीजन के दौरान, जैसे अप्रैल और मई में ड्राई सीजन होता है, उसके दौरान भी इन पार्क्स को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर का खतरा होता है। अगर आप मई में वहां पे टूरिस्ट अगर गए हुए हैं और बाई चांस वहां पे फॉरेस्ट फायर हो गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है ना। और उस समय पे मॉइस्चर वहां पे कम होता है, वो सारी की सारी चीजें हैं। पिछले 2019 में उत्तराखंड में नेशनल पार्क में बारिश के सीजन में कुछ टूरिस्ट लोग गए हुए थे और उनकी जीप डूब गई थी, क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा पानी वहां पे घुस गया था। तो इन सारी की सारी चीजों की वजह से वहां पे बंद कर दिया जाता है मॉनसून के दौरान और कुछ स्पेसिफिक पीरियड के दौरान। तो जब सरकार इसको ओपन करने की कोशिश कर रही है तो सरकार क्या कर सकती है? देखिए, वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अगर सरकार चाहती है कि इनको ओपन रखे तो वहां पे ज्यादा बेटर रोड बना सकती है, ब्रिजेस वगैरह बना सकती है ना। लेकिन उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कर्नाटका में जो बांदीपुर नेशनल पार्क है, वहां पे कर्नाटका की सरकार ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इसी वजह से वो ओपन भी रहता है। बांदीपुर और नागरहोल, समझ रहे हो? यहाँ पे आपका ये प्रीलिम्स के लिए फैक्टर बता रहा हूं मैं। ये 12 महीने खुले रहते हैं क्योंकि कर्नाटका की सरकार ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार के पास इतना पैसा है नहीं। लेट्स सी क्या होगा, और डिसीजन तो उन्होंने ले लिया है एनीवेज। तो हम सिर्फ क्यों टाइगर पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं? मॉनसून के दौरान रिजर्व्स को, इन पार्क्स को बंद करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया टाइगर के अलावा वहां पे दूसरी स्पीसीज भी रहती हैं और वो फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं और वो मॉनसून के दौरान एक्स्ट्रा ब्रीडिंग करती हैं। इसलिए पार्क्स को बंद किया जाना चाहिए। हम सिर्फ टाइगर पे फोकस नहीं कर सकते हैं, पूरे इकोसिस्टम और पूरी फूड चेन के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा हमें ब्रेक चाहिए। देख, जैसे हम लोगों को स्टडी से ब्रेक चाहिए, 24 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकते, हमें भी तो ब्रेक चाहिए ना, स्ट्रेस हो जाता है। इसी तरह से जो ये नेशनल पार्क्स होते हैं इनके अंदर भी स्ट्रेस हो जाता है। जैसे अगर वहां पे टूरिस्ट आते रहेंगे तो वहां पे लाइट वाला इशू हो जाता है, रात को ट्रैफिक हो रही है, नॉइस पोल्यूशन होता है, दूसरा पोल्यूशन भी होता है। अब हम लोग देखे बदतमीज टाइप के लोग होते हैं ना बहुत सारे, वो वहीं पे बिस्लेरी बोतल भी डाल देते हैं, वो वहीं पे लेज के पैकेट भी डाल देते हैं, तो पोल्यूशन वगैरह भी बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ महीने चाहिए जो है इन पार्क्स को साफ करने के लिए, इनकी इकोलॉजी को रिवाइव करने के लिए। इवन जो वहां पे स्टाफ होता है उसको भी थोड़ा समय चाहिए होता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो ये ब्रेक देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब
देखिए ट्रॉफी हंटिंग हम लोगों ने बात कर ली कि उस टाइम पे लोग शिकार कम करते हैं। शिकार दो तरीके से, दो पर्पस के लिए किया जाता है। एक किया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, दूसरा किया जाता है पोचिंग, जिसको इलीगल सेलिंग के लिए किया जाता है। पोचिंग का क्या स्टेटस होता है? देखिए भैया, जो पोचर्स होते हैं ना, वो मॉनसून के समय में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दे आर मोर एक्टिव इन मॉनसून सीजन, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है, पेट्रोलिंग कम हो जाती है, तो उनको मौका मिल जाता है ना। तो ये सारे के सारे इशू हैं जो है इस छोटे से एक्सप्लेनर में, वीडियो में जो है यूज किए गए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पार्क्स को बंद किया जाना चाहिए या पार्क्स को बंद नहीं किया जाना चाहिए। उसमें अब ये दोनों आर्गुमेंट दोगे, ठीक है, उसके प्रो में भी दोगे और उसके कॉन्स भी बताओगे कि बंद किया जाना चाहिए। और लेकिन जो आपको अपना आंसर एंड करना है वो पॉजिटिव नोट पे आंसर एंड करना है कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे सबको आपको इंक्लूड करना चाहिए और एक सेंसिटिव अप्रोच लेनी चाहिए, ताकि टूरिज्म को भी हम लोग बढ़ा सकें और हमारे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर सकें। तो ये आप अपने आंसर के कंक्लूजन में लिखते हो, एक डिप्लोमेटिक टाइप का आंसर होता है लेकिन दैट इज द बेस्ट अप्रोच एक्चुअली, ठीक है, तो आप कर सकते हो वहां पे। चलिए अगले सेक्शन में हम लोग करते हैं दुनियादारी की बात करते हैं। दुनियादारी की बात में कुछ खास नहीं है, ये न्यूज़ वैसे तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नई जो है यूके बेस्ड जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट है, उसने एक रिसर्च किया है जिससे ये पता चला है कि चाइना के अंदर जो वायरस है वो ऑलरेडी अक्टूबर 2019 में आ चुका था, दुनिया को पता लगने से पहले। लेकिन ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो फालतू की इंपॉर्टेंट है, वायरस वाली हम लोग नहीं करेंगे। ड्रैगन मैन, जैसे डॉग्स के अलग अलग ब्रीड होती है ना, कैट्स की अलग अलग ब्रीड होती हैं, ऐसे ह्यूमंस भी अलग अलग तरह के होते हैं। आजकल तो दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं इनको कहा जाता है होमो सेपियंस, लेकिन एक समय ऐसा हुआ करता था जब दुनिया में दूसरी तरह के ह्यूमंस भी घुमा करते थे, समझ रहे हो। जैसे डॉग्स की अगर बात करें तो एक जर्मन शेफर्ड है, एक लैब्राडोर है, एक दुनिया भर के हैं। इसी तरह पे इंसानों की भी अलग अलग वैरायटी हुआ करती थी। आज के समय में सिर्फ एक है, लेकिन पहले दूसरे, जैसे नियंडरथल का आपने नाम सुना होगा, दैट वाज आल्सो अ वैरायटी ऑफ ह्यूमंस। अभी एक नई वैरायटी की खोज हुई है जिसे कहा गया है ड्रैगन मैन, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका साइंटिफिक नाम है होमो लुंगी, होमो लुंगी। और ये पाया गया है चाइना में, जिसको कहा गया है ड्रैगन मैन। और इसकी जो एज है वो है 1,40,000 साल पहले तक ये धरती पे हुआ करता था, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया। और अभी देखिए इसके पीछे ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1935 और 33 में एक लेबरर था चाइना के अंदर ही, वो कुछ ना ऐसे खुदाई वगैरह कर रहा होगा, तो उसको ये स्कल मिला, एक ह्यूमन स्कल मिला। उसको लगा यार बड़ी खास चीज है ये तो उस पर उसको घर में ले आया और उसको छुपा दिया। देखिए 1933 की मैं बात कर रहा हूं। तो 2018 में मरने से पहले उसने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बुलाया और उनको कहा बेटा मेरे पास एक बहुत ही खास और नायाब चीज है। बोले दादाजी क्या है? बोला एक स्कल है, वो अलमीरा में रखा हुआ है और ये मुझे बहुत साल पहले मिला था, तो आप इसको जाके निकाल लो, है ना। मतलब ट्रेजर था, इतने सालों से भैया ने अपनी अलमारी में बंद कर रखा है उसको। तो जब इन्होंने दिखाया उसको, एक नई डिस्कवरी हुई और ये पाया गया कि ये एक नया ह्यूमन का जो है एक वैरायटी थी जिसको कहा गया है होमो लुंगी। देखिए हर चीज़ के पीछे ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। प्रीलिम्स के लिए आपके एग्जाम से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। चाइना में फाइंड आउट हुआ है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। होमोलोंगी इन चाइना, जिसे कहा जाता है ड्रैगन मैन, क्योंकि जहां पे ये पाया गया है वहां पे ड्रैगन रिवर है, ड्रैगन रिवर के किनारे ही ये पाया गया था। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। अगला सेक्शन आता है वो इकोनॉमी सेक्शन का आता है। सरकार ने कुछ टैक्स रिलीफ दिया है। जैसे मान लो अगर किसी को कोविड-19 हो जाता है, उसके इलाज में जो खर्चा होता है, ठीक है, उस खर्चे के लिए उसका जो एम्प्लॉयर होता है, यानी कि जो जहाँ पे आप काम करते हो, जॉब करते हो, अगर आपके अकाउंट में वो पैसा डलवाता है तो उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कोई पर्सन सैमसंग कंपनी में काम करता है तो सैमसंग कंपनी उसके खाते में पैसा डलवाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो उस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये नया आईटी जो है नए रूल्स आए हैं। उसके अलावा अगर मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन अगर मेरे अकाउंट में पैसा डलवाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा 10 लाख रुपए तक। हाँ, 10 लाख रुपए से ज़्यादा करवाएंगे तो लगेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर करवाता है तो नहीं लगेगा, चाहे वो जितना मर्जी करवाए। तो एक नया जो है रिलीफ मिला है लोगों को ये, ठीक है। विवाद से विश्वास तक, देखिए विवाद से विश्वास तक ये हमारा टैक्स फाइल करने का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी लोगों के, कई लोगों के अकाउंट में ज़्यादा पैसा आ गया था क्योंकि वो ना कोविड के ट्रीटमेंट के चक्कर में वो सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से और सरकार की तरफ से, ठीक है। अगला हम लोग करने वाले हैं एक एडिटोरियल। देखिए
क्वेश्चन पहले यहां पे दिखाता हूं आपको मेंस के हिसाब से। डिस्पाइट बीइंग अ सोशली वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड द डाउरी रिलेटेड डेथ्स आर राइज इन केरला। मतलब सोशली और इकोनॉमिकली एक फॉरवर्ड सोसाइटी होते हुए भी केरला में डाउरी जो डेथ होती हैं और वीमेन रिलेटेड जो डोमेस्टिक डेथ जो केसेस होते हैं वो राइज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब आप इतना फॉरवर्ड सोसाइटी हो उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि वीमेन को लेके आप यहाँ पे वायलेंस हो रहा है? एक डेफिनेटली आपका मेंस में यहाँ पे 10 मार्कर या 12.5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है और इसका रेडीमेड आंसर आज के एडिटोरियल में है। इसलिए तो एडिटोरियल को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट होता है। अरे आपकी एग्जाम के लिए डायरेक्ट मसाला मिलता है यहां से। अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से कवर कर लिया ना दोस्तों, अगर आपने 6 महीने तक अगर अच्छी सी न्यूज़पेपर की एनालिसिस कर ली तो समझ लो आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से 40% और मेंस के पर्सपेक्टिव से 50 to 60% तैयारी हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि न्यूज़पेपर इज योर ऑक्सीजन। आप दुनिया भर की चीजें छोड़ दीजिए, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। कम से कम यहाँ पे आके एक वीडियो ही देख लिया अगर फास्ट फॉरवर्ड करके, आपका तब भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनीवेज, इशू ये है कि जो डाउरी से रिलेटेड जो डेथ हैं वो केरला के अंदर इंक्रीज हो रही हैं। रिसेंटली एक बीएमएस की डॉक्टर थी, उसने सुसाइड किया और सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे मेरे इन लॉज के द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा था और इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए केरला को जो है ह्यूमन जो है डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी ऊपर माना जाता है। इवन रिसेंटली जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें भी केरला को बेस्ट स्टेट बोला गया है। बेस्ट स्टेट हर मामले में। 95% वीमेन लिटरेसी रेट है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। पैंडेमिक के दौरान भी केरला में जो डॉक्टर्स हैं, जो फीमेल डॉक्टर्स थी और फीमेल नर्स थी, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है और पैंडेमिक को केरला में बहुत ज़्यादा फैलने से रोका है। वहाँ पे कुटुंबश्री एक एनजीओ है, ये एक स्टार्टअप टाइप का है जहाँ पे वीमेन होती हैं गांव वगैरह के छोटे कस्बों की, वो पार्टिसिपेट करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में। कुटुंबश्री को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है प्रेज किया जाता है फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होते हुए भी वहाँ पे वीमेन के अगेंस्ट में क्राइम काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा कहना है एनसीआरबी का रिपोर्ट का ऐसा मानना है। ऐसा पहली बात तो ऐसा क्यों है, तो इसका रीज़न हम लोग देखेंगे। तो वहाँ की सरकार ने भी इसको नोट किया है, उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे दिए हैं, नए नए सेंटर खोले हैं, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक ऑफिस खोला जाएगा। अगर किसी औरत को प्रॉब्लम है किसी चीज़ से रिलेटेड तो वो वहाँ पे जा सकती हैं, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी से रिलेटेड, और अपना प्रॉब्लम वहाँ पे बता सकती हैं, तो उसको वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। ये चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए लेकिन सिनेरियो क्या है, व्हाट इज द स्टेटस? ये देखिए डाउरी के केसेस वहां पे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली डाउरी डेथ भी वहां पे बढ़ रही हैं, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है जितनी नॉर्थ इंडिया में है। अभी 2019 और 2020 में वहां पे सिर्फ 6 डेथ केस आए थे डाउरी वाले। ये कम नहीं है, केरला के हिसाब से वो कम नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो काफी ज्यादा है। मतलब 3000 के लगभग इनडायरेक्ट डाउरी रिलेटेड केसेस आए हैं और 6 डेथ हुई हैं, डायरेक्ट डेथ हुई हैं। क्योंकि केरला के अंदर पॉलिटिकली और सोशली और इकोनॉमिकली, ये देखे 3 चीजें होता है, 3 डायमेंशन होती हैं, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और सोशली, कास्ट बेस्ड और क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी को दूर किया गया है। मतलब जात पात वहां पे काफी कम है, रिलीजन के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा कम होता है। इन चीजों को हैंडल किया गया है। लेकिन ये जो केरला ने प्रोग्रेस की है ना, इसमें कहीं ना कहीं जेंडर वाले इशू को इग्नोर कर दिया गया है। हर चीज पे फोकस किया गया लेकिन जेंडर वाले इशू पे यहाँ पे फोकस नहीं किया गया है। देखिए वीमेन को एजुकेशन वहां पे मिलता है, डेफिनेटली स्कूल में भी वो जाती हैं, कॉलेज में भी जाती हैं, लेकिन जब मैरिज की बात आती है तो एजुकेशन से ज्यादा और उनकी इंडिपेंडेंस से ज्यादा मैरिज को प्रेफरेंस दी जाती है। मैरिज को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर कोई वीमेन वर्किंग होती है तो केरला के अंदर मोस्टली वीमेन अपनी जॉब को छोड़ देती हैं आफ्टर मैरिज, इसीलिए वहां पे वीमेन पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा कम है, ओनली 20%। मतलब 95% वहां पे वीमेन लिटरेसी है, लेकिन वीमेन का जो जॉब के अंदर पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ 20% है। ये यही तो इंडिकेट करता है कि मैरिज के बाद वहां पे वीमेन अपने काम को छोड़ देती हैं। ठीक है, पढ़ाने पे फोकस है लेकिन उनके काम पे फोकस नहीं है, ये वहां पे प्रॉब्लम है।
कल्चरल बिहेवियर की अगर वहां पे बात करें तो जो लड़कों वाली साइड होती है, इन लॉज वाली साइड होती है, और जो पेरेंट्स वाली साइड होती है, दोनों के दोनों इस बात में बहुत प्राइड फील करते हैं कि हमने अपनी लड़की की शादी कितनी हायर फैमिली में की है। और लड़के की फैमिली वाले ये प्राइड फील करते हैं कि हम लोगों ने अपनी लड़की की साइड से जो है कितना माल बटोरा है। ये केरला की सोसाइटी के अंदर एक नॉर्मल बिहेवियर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। एडिटोरियल को लिखने वाली जो है नीतन जी कह रही हैं, क्योंकि ये खुद केरला से बिलोंग करती हैं। इन्होंने कहा है कि वो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, वो वहां पे होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा गया है कि केरला के अंदर मैरिज एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गया, लोग शादियों पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये भी इसी बात का एक इंडिकेशन है, लोग शादी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो पैसा वैसा वो सारी सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, बचपन में ही, थोड़ी एज में ही लड़कियों को मैरिज के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ भी की है, हिपोक्रेसी वाली बात की है, कि जब वहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात आती है तो वहाँ की जो वीमेन है, जो औरतें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। कहाँ गया हमारा एडिटोरियल? ठीक है, वहाँ की वीमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, लेकिन जब पर्सनल फ्रीडम की बात आती है तो वो जो है फ्रीडम को प्रेफर नहीं करती हैं, फ्रीडम को प्रेफर नहीं करती हैं। ये कहना है एडिटोरियल लिखने वाले का, कि जनरली वहाँ पे ये देखा गया है कि वीमेन पॉलिटिकली और सोशली काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन जब पर्सनल फ्रीडम की बात आती है तो आवाज़ नहीं उठाती हैं। ऐसा एक मूवी में भी दिखाया गया है, ग्रेट इंडियन किचन में भी दिखाया गया है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन तो यही निकल सकता है कि वीमेन को आगे आना पड़ेगा, अपनी राइट्स के लिए बात करनी पड़ेगी, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हेल्प लेना पड़ेगा। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको भी इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जो जो सोसाइटी खराब होती है ना उसको सुधारा जाता है, लेकिन जो सोसाइटी अच्छी होती है ना, वहाँ पे जब गलत चीज़ें होने लगती हैं तो वो ज़्यादा टेंशन होता है वहाँ पे। तो केरला सोसाइटी देखा गया हमारे कंट्री में बहुत ही एक फॉरवर्ड सोसाइटी मानी जाती है, पॉलिटिकली और सोशली, इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ी मिडिल क्लास है वहाँ पे। लेकिन जब जेंडर इश्यूज की बात आती है तो डेफिनेटली वहाँ पे इसको इग्नोर किया गया है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी भी वीमेन से रिलेटेड इश्यूज को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। और ये डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हैंडल एग्जाम में हो सकता है, और ये डेफिनेटली आएगा भी जरूर, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। और डेफिनेटली आप लोग वेट करते हो एडिटोरियल एनालिसिस का, बहुत शानदार कमेंट भी करते हो, तो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया एनालिसिस डेली बेसिस पे लेके आते रहें। और आपसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टिसिपेट किया करो, कमेंट्स में कमेंट किया करो, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो आप बताया करो, कुछ चीज़ों के आप पर आपके इश्यूज़ हैं, कुछ फीडबैक है, सजेशंस हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दिया करो। और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग नोट्स वगैरह और आपको न्यूज़पेपर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमसे जुड़ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हो, ITube क्लासेस अंडरस्कोर यूपीएससी के नाम से है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप फेसबुक पे भी हमसे जुड़ सकते हो, ट्विटर पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो, ITube क्लासेस IAS PCS। तो प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा कि पढ़ना आपको ही है दोस्तों। हम आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेहनत आपकी है, लाइफ आपकी है, करियर आपका है, सक्सेस आपकी है, फेलियर भी आपका है। तो आपकी लाइफ का बहुत क्रूशियल पीरियड है इस टाइम पे, आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है। आप इसको या तो अच्छी डायरेक्शन में लेके जाइए या खराब डायरेक्शन में लेके जाइए, सोचिए समझिए और अपनी लाइफ को सोचिए कि अगले 5 साल मुझे अपनी लाइफ को कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे मैं अपने आप को यहाँ से 2026 में देखना चाहता हूँ, 2025 में देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ, वो आपका डिसीजन है। इसलिए लोग जो भी बोलते हैं आप उनको इग्नोर कीजिए, अपने आप को अपने गोल के ऊपर फोकस कीजिए। आप अपने सामने अपना सिलेबस रखिए, उस सिलेबस को पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को तैयार कीजिए, अपने जो डेडिकेटेड आवर्स हैं दिन में उनके ऊपर फोकस कीजिए, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए बिल्कुल भी। प्रॉब्लम सबके पास होती हैं, लेकिन जो उस प्रॉब्लम से निकलता है उसी को ग्रेट माना जाता है। और आई होप कि आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को साथ डील करके अपने गोल की तरफ बढ़ोगे। दैट इज माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। ओके गाइज, तो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।